Hello everyone, welcome to my channel PCS क्रांति। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम इस क्लास में भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था की सीरीज फॉलो कर रहे हैं। हमने अपना पहला चैप्टर भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को कंप्लीट कर लिया है और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने सॉल्व कर लिया है। आज की क्लास में हम संविधान का निर्माण पढ़ेंगे, जो हमारा दूसरा चैप्टर है। इसके पहले आप पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। संविधान के निर्माण में हम देखेंगे संविधान सभा की मांग कब शुरू होती है, संविधान सभा का गठन कैसे होता है और संविधान सभा की कार्यप्रणाली। उसके बाद हम स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा क्या क्या परिवर्तन लाए गए हैं उसको देखेंगे। इन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संविधान क्या होता है। संविधान नियमों व कानूनों का संग्रह है, जिसके माध्यम से किसी देश के शासन का संचालन किया जाता है। शासन के विभिन्न अंगों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है और नागरिक अधिकारों की व्यवस्था की जाती है। संविधान में शासन सत्ता एवं नागरिकों के आपसी संबंध कैसे हो, ये परिभाषित किया जाता है। तो संविधान में क्या क्या वर्णन होता है। संविधान में शासन के अंग, इन अंगों के आपसी संबंध, अंगों की शक्तियां और इन शक्तियों पर अंकुश, और नागरिक एवं शासन सत्ता के आपसी संबंध एवं नागरिकों के स्वप्न, ये सब एक संविधान में समाहित होते हैं। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। संविधान की ज़रूरत ताकि देश एक व्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो और सरकार को सीमित किया जा सके। तो संविधान की ज़रूरत में हम देखेंगे संविधान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। इसमें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, शासन व्यवस्था का ढांचा, संविधान सरकार की संरचना, शक्तियों और कार्यों का निर्धारित करता है, इसलिए शासन व्यवस्था का ढांचा होता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है और सभी अन्य कानून संविधान के अनुसार ही बनाए जाते हैं। तो कानूनों का आधार होता है हमारा संविधान। और सबसे महत्वपूर्ण, अराजकता से बचाव। संविधान के बिना समाज में अराजकता और अन्याय फैल सकता है, क्योंकि सरकार की शक्तियों पर कोई सीमा नहीं होती। इसलिए संविधान हमें अराजकता से बचाव करता है। हम देख चुके हैं संविधान क्या है, संविधान की ज़रूरत क्या है। तो संविधान नियमों और कानूनों का संग्रह है, जिसके माध्यम से किसी देश की शासन सत्ता का संचालन किया जाता है। शासन के विभिन्न अंगों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है और नागरिक अधिकारों की व्यवस्था की जाती है। संविधान की ज़रूरत हमें इसलिए क्योंकि इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है, शासन व्यवस्था का ढांचा प्राप्त होता है, कानूनों का आधार होता है। कोई भी कानून बनाने के लिए हम देखते हैं कि संविधान में उससे संबंधित कोई नियम है। अगर नियम है तो हम अपने कानूनों को उसी आधार पर बनाएंगे। और अराजकता से बचाव के लिए भी हमारा संविधान महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं भारतीय संविधान की सभा की मांग कब शुरू होती है। 1922 में महात्मा गांधी ने बोला था कि इंडियंस अपने लिए अपने पॉलिटिकल डेस्टिनी खुद तय करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 1934 में एम एन रॉय के द्वारा
संविधान सभा की गठन का विचार प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने पहली बार ऑफिशियली संविधान सभा के लिए डिमांड करती है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बिहार पर संविधान सभा का प्रस्ताव रखते हैं और 1939 में वर्किंग कमेटी ने ऑफिशियली संविधान सभा का प्रस्ताव रखते हैं। जिसके बाद हमारा आता है 1940 में अगस्त प्रस्ताव, अगस्त डिक्लेरेशन। हम देखते हैं अगस्त डिक्लेरेशन में क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं। अगस्त ऑफर या फिर अगस्त डिक्लेरेशन, इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं उसमें है कि अगस्त ऑफर में जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं उसमें सबसे पहले ये रहता है कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको एक्सपेंड किया जाएगा। दूसरा, इसमें एडवाइजरी वार कमेटी होगी क्योंकि 1940 के टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका था, तो एडवाइजरी वार कमेटी गठित की जाएगी। और इसमें माइनॉरिटी के ओपिनियन का ध्यान रखा जाएगा। अगस्त ऑफर को इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि अब इंडिया को कंप्लीट सॉवरेनिटी चाहिए थी, ना कि डोमिनियन स्टेटस, और अगस्त ऑफर में इंडिया को डोमिनियन स्टेटस ही ऑफर किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा क्रिप्स मिशन आता है, जिसमें बोला जाता है इसका मेन उद्देश्य सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडियंस की कोऑपरेशन की। और इसको भी इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्ट कर देती है क्योंकि इसमें इमीडिएट इंडिपेंडेंस की कोई बात नहीं होती है। इसमें माइनॉरिटीज़ के लिए कोई सेफगार्ड नहीं होता है, नो सेफगार्ड। और पावर ट्रांसफ़र के लिए भी कोई प्लान नहीं होता है। और जो प्रिंसली स्टेट होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इनको नॉमिनेटेड मेंबर के इसमें नॉमिनेटेड मेंबर सेलेक्ट किए जाएंगे, तो ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को मंजूर नहीं था। गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला है क्रिप्स मिशन को, क्योंकि इसमें जो कुछ भी चाहिए इंडिया को वो इसमें शामिल नहीं था। ये एक सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा है, तो ये महात्मा गांधी ने बोला था। हम देखते हैं संविधान सभा की मांग। संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण
वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था, लेकिन मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत के 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया था, लेकिन इसी ने संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी, जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसकी मुख्य विशेषताएं थी कि संविधान सभा की हम देखते हैं जो संविधान सभा कैबिनेट मिशन द्वारा पारित की गई है, उसमें टोटल 389 सीट्स हैं, जिसमें 296 सीट जो वो ब्रिटिश प्रोविंसेस के लिए हैं और 93 प्रिंसली स्टेट के लिए। 296 में 208 सीट कांग्रेस की है, 73 मुस्लिम लीग की और 15 अदर्स के लिए है। और ये जो सीट्स का वो होगा वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन होगा। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होगी ये पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड होगी। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस से मेंबर्स आएंगे उनका इलेक्शन होगा और जो प्रिंसली स्टेट से आएंगे उनका नॉमिनेशन होगा। और ये जो इलेक्शन होगा ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होगा और इसमें जो सीट्स अलॉट की जाएगी उसका बेस पॉपुलेशन होगा और इसमें 1 मिलियन पॉपुलेशन पर एक सीट ऐसे अरेंजमेंट की गई है। हम देखते हैं संविधान सभा की कुल सदस्य 389 होने थे। इसमें 296 सीट ब्रिटिश भारत की और 93 सीट देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में से 290 सदस्यों का चयन गवर्नरों के प्रति और 4 का चयन मुक्त आयुक्त के प्रति में किया जाना था। हर प्रांत और देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर मतलब 1 मिलियन पीपल्स पर एक सीट। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। इसमें थे मुस्लिम, सिख व सामान्य। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उसे समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित थी। ये सवाल बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान सभा चुनी हुई है या फिर संविधान सभा एक नामांकित निकाय है। तो यह पार्शली आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय है। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। हम देखते हैं संविधान सभा के लिए
जुलाई अगस्त 19 जो चुनाव हुए थे वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह और स्वतंत्र समुदायों को 15 सीटें मिली थी। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय ले लिया था। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, फिर भी इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिला भी थी। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। हम देखते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये सवाल सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया, इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। हम देखते हैं हमारी जो संविधान सभा है इसके दो काम हैं। एक तो संविधान का निर्माण करना, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा इसके प्रतिदिन के नियमों का संचालन, जिसके अध्यक्ष जीबी मालवांकर हैं। एग्जाम में हमसे सीधे पूछ लिया जाता है कि हमारे प्रथम पार्लियामेंट के स्पीकर कौन है, तो ये हमारे जीबी मालवांकर हैं, क्योंकि जब संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी तो उसका संचालन जीबी मालवांकर जी करते थे। जब हमारी पार्लियामेंट संविधान का निर्माण करती तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये सवाल सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे पहले स्पीकर कौन थे, तो जीबी मालवांकर जी। हमने देखा कि फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा बी.टी. कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसको हम याद कर, मतलब ये भी सवाल एग्जाम पूछा गया है। तो संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे। पहले थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे बी.टी. कृष्णामाचारी। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव में हम देखते हैं क्या क्या था, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 ये डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधे सीधे पूछा जाता है कि हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब पेश किया गया था। तो ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सभा में पेश किया गया था। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की एक झलक थी और इसका मॉडिफाइड वर्जन ही हमारे देश का जो भारत संविधान है उसकी प्रस्तावना है। यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। इसमें ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियाँ उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियाँ केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। इसमें चौथा जो विचार था वो था संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। हम देखते हैं हमारा प्रियम्बल जो शुरू होता है वो बी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको हम इलेक्ट करते हैं और वो पार्लियामेंट पे जाकर हमारे बिहाफ पे जो रूल रेगुलेशन को बनाते हैं और इनेक्ट करते हैं।
इसके बाद भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समानता, विधि के समझ समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन आदि बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। हम देखते हैं कि हमारा जो न्याय है वो 3 टाइप का है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। हमारी जो स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार की है एवं समता 2 प्रकार की है। स्वतंत्रता में हम देखते हैं विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता है एवं भ्रमण, संगठन बनाने की आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। ये सब वो हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में सम्मिलित था। और आगे हम देखते हैं इसमें अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ये फैक्ट भी हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। हमें ये भी याद रखना है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो किससे प्रेरित है, तो वो जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था उसके परिवर्तित रूप से ही संविधान की प्रस्तावना बनी है। हम देखते हैं कि 1947 में जो भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश द्वारा पारित किया गया था, उसमें क्या क्या नियम थे। तो उसमें पहला तो ये बोला गया था कि जो भारत है वह एक पूर्ण संप्रभु राष्ट्र होगा और ये जो भारत की जो संविधान सभा गठित होगी उसके 2 काम होंगे। एक तो वह जो ऑर्डिनरी लॉज है वो बनाएगी और दूसरा वो संविधान का निर्माण करेगी। इसको हम डिटेल में देखते हैं। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे थे। जो प्रिंसली स्टेट थे वो भी अब संविधान सभा में शामिल होने लगे हैं और 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्नलिखित 3 परिवर्तन किए। एक हमारा है, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है तथा इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने तथा बदलने का अधिकार दिया। जो भी ब्रिटिश कानून ने इसके पहले 1919 में, 1935 में या फिर इसके पहले जो चार्टर कानून बने थे उनको संविधान सभा स्वीकार कर सकती है या फिर अस्वीकार कर सकती है। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा के 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इसमें
से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा देश के लिए आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। हम ये याद रखेंगे कि संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते संविधान सभा के रूप में, और जब बैठक विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता जीबी मालवांकर करते। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इसके समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक रह गई और भारतीय प्रांतों की संख्या 296 से 229 और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। संविधान सभा के जो अन्य कार्य थे उनमें हम देखते हैं कि 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्य का सत्यापन किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ये डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद हमारा है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। ये दोनों फैक्ट भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। हमारा संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई और संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च आए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। हमें ये भी याद रखना है फैक्ट के रूप में, कभी कभी एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। ये जो हमारी संविधान सभा थी, हमने जैसे देखा इसके 2 काम थे, एक तो संविधान का निर्माण, दूसरा एक संसद के रूप में काम करना। ये संसद के रूप में 1951-52 के चुनाव तक काम करती रही, क्योंकि संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में कंप्लीट हो चुका था। लेकिन जब तक हमारे आम चुनाव नहीं हो गए तब तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा का काम चलता रहा। और यहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। आगे की क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।